नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। तो परमाणु क्या है, हमने ये जाना था कि सारे एटम्स जो मैटर है, सब्सटेंस है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हमने परमाणु कहा था। और इसके लिए काफ़ी लोगों के, बस रिवीजन करा ना हल्का फुल्का, डाल्टन ने अपना परमाणुवाद दिया। डाल्टन ने कहा था कि हर एक तत्व, हर एक पदार्थ जो है, हर एक तत्व जो है, हर एक द्रव्य जो है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम कहते हैं एटम। फिर उन्होंने एक बात कहा कि सारे एलिमेंट्स के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स का है, तो वो उनके गुण अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही एलिमेंट का है तो उनके गुण एक जैसे होंगे। और गुणों में क्या आएगा, आप बहुत सारे गुणों के बारे में बात कर सकते हैं, सिंपल, तो यहाँ पर उनके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। असल में एलिमेंट्स के गुणों के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। तो ये एक बात है। तो ये बोला गया है कि समान होते हैं एक ही तत्व के एलिमेंट, और अलग अलग एलिमेंट्स के जो तत्व के जो परमाणु होते हैं वो एक के समान होते हैं, लेकिन दूसरे के साथ अगर कंपेयर करें तो अलग अलग होते हैं। इसी कारण से वो एलिमेंट भी अलग होते हैं। दूसरी बात होगा कि हम आगे कुछ बातें और कर सकते हैं कि एटम जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब है कि अविभाज्य, यानी कि उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनडिवाइडेबल पार्टिकल्स। फिर बाद में आगे जाके बात हुई कि परमाणु को विभाजित भी किया जा सकता है, यानी कि परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, और भी कई कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें मुख्य रूप से 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको याद हो गया है। चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ये जो मान या वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को आपको हमेशा याद रखना है, और आप में से काफ़ी बच्चों को ये याद भी हो गया होगा। वो क्या है ज़रा देखें। पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन का सिंबल है P+, न्यूट्रॉन का होता है N0, N0 के नाम से, और इलेक्ट्रॉन का होता है E-। ये प्लस पॉजिटिव पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है। इसके मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और लगभग सेम होता है न्यूट्रॉन का। थोड़ा सा ज़्यादा देखें, यहाँ पर 0.3 की जगह पे 5 है। बाकी अगर 1.67 कर रहे हैं तो 1.67 दोनों को कह सकते हैं। बहुत ही, यहाँ पर 1.67 बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर 1.68 बोल देते हैं यहाँ पर। तो ये आप जानते हो, राउंड ऑफ नंबर जब बनाते हो तो ये करना पड़ता है, तो वो होगा। फिलहाल ये दोनों की जो मास है लगभग बराबर है। फिर अगर बात करते हैं इनकी मास की, तो ये है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का। मतलब इससे भी काफ़ी हल्का होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। अब चलो आगे चलते हैं, मास की बात करते हैं, रिलेटिव मास की बात करते हैं। तो इतने मास को, इतने किलोग्राम जो मास होता है, उसको 1 ATM कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलूँगा मैं, यहाँ पर ATM नहीं बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, AMU कहते हैं। AM एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। इतने को 1 AMU, कैलकुलेटर में प्रश्न आएगा 1 AMU को किलोग्राम में कितना बोलोगे, तो बोलो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो वैल्यू है, जो मास है, वही होगा 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम को कितना बोला जाता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो इसके हिसाब से ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये जो है 0.00055 AMU होता है। आगे चलते हैं, चार्ज की बात करेंगे। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है, चार्ज वैल्यू होते हैं, उतनी ही इसकी भी चार्ज वैल्यू होती है प्रोटॉन की। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में होता है -1, और इसका +1 कहा जाएगा। सो चार्ज जो है कूलम्ब में कितना होता है, तो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इतना होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू जो है इतनी होती है, आवेश इतना होता है। ये याद रखेंगे, आपका काम आएगा। यही सब आपको काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी, और बाकी सारे कामों में भी। अब चलते हैं, थोड़े से आगे और बढ़ें, क्योंकि इस जगह को थोड़ा सा रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी था।
मौलिक कणों की खोज यानी इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हम हल्की फुल्की जानकारी लेते हैं। तो ये शुरुआत कुछ इस तरह से हुआ था कि विलियम क्रुक्स ने एक कांच की ट्यूब लिया और कांच की ट्यूब में कोई गैस भर दिया उसने। फिर उनके बाद उनमें देखा कि क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कोई किसी गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या विद्युत धारा बह सकती है। तो उन्होंने देखा नॉर्मल प्रेशर पर और कम इलेक्ट्रिसिटी को हम पास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात देखा कि अगर हम प्रेशर को कम करते जाएं, यानी कि अंदर जो गैस भरा है उस गैस को कम करते जाएं, तो हमने ये देखा कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ही पास हो सकती है। ये भी देखा। दो बातें, कम दाब यानी लो प्रेशर पर उन्होंने देखा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब जाकर के इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। अब इसके लिए उन्होंने 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी लिया और इसमें जो गैस का प्रेशर है उनके साथ कुछ उन्होंने प्रयोग किए। वो प्रेशर के साथ प्रयोग जो है हम आगे आपको बताते जा रहे हैं। और देखें, ये था प्रयोग उनका, और ये एक लगभग लंबी कम से कम 60 सेंटीमीटर लंबी एक कांच की नली होती है और उस पर ही ये इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। उन्होंने देखा कि जब इसके दाब को हमने इलेक्ट्रिसिटी कितना बोला 10,000 वोल्ट है और हमने प्रेशर को कम करना शुरू किया, तो प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर करा यानी 1/100 वायुमंडलीय दाब रखा, तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। कुछ जो है हल्की नीले रंग की वो एक लाइट दिखाई देती है। लेकिन जब और प्रेशर को और कम कर दिया गया 10⁻⁴, तब इन्होंने देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रही है, परंतु वहाँ पर जो लाइट दिखाई दे रही थी हमारी आंखों से, हल्के नीले रंग की लाइट, वो दिखना बंद हो गया। और इनके किनारों पर एक मतलब कैथोड है, ये कैथोड मतलब होता है यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये कैथोड है निगेटिव इलेक्ट्रोड। इस निगेटिव इलेक्ट्रोड से अपोजिट साइड पर इस जगह पर इस पर हल्की हरे रंग की ग्रीन ग्लो आपको दिखाई दिया, हरे रंग की प्रकाश दिखाई दिया। तो इसके साथ साथ कुछ प्रयोग हुए और ये जो है कैथोड किरणों की खोज हो गई इस तरह से। और इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको यहाँ पर इस प्रयोग से दिखाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर देखें कि ये कैथोड है, ये एनोड है और एक लाइट जो आगे की ओर बह रही है, जो बाद में ये पता चलता है कि ये इसको कहा गया कैथोड रेज, कैथोड किरण। और कैथोड किरण को प्राप्त करने के लिए ये किया गया, वो मैं दिखाता हूँ एक फिगर में, अगर होगा तो, नहीं है इसमें। ये यहाँ पर वो लाइनें लिखी गई हैं जो आपने अपने कॉपी में भी लिखी हैं, बहुत सारे बच्चों को याद भी हो गया होगा। रोशन कुशवाहा, शालू और बाकी सारे स्टूडेंट्स, आपको याद भी हो गया होगा कि समान दाब और उच्च, ये मैंने बातें अभी बताया था वही सब है और आपको स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है। तो इनके सारे प्रयोगों को हमें याद भी होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जब कैथोड रेज प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, परफोरेटेड एनोड लेते हैं, यानी कि एनोड की जाली, ये एनोड है और इस जगह पर हमने लिया कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड और इन दोनों के बीच में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया इस तरह से। और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक लाइट निकलती है, वो कैथोड रेज होती है जो निगेटिव चार्ज्ड होता है। इनके पूरे प्रयोग हम देखें एक एक करके, तो प्रयोगों में ये पता चलता है कि अगर इनके बीच में कोई, उस प्रकाश के बीच में यदि कोई वस्तु रख दी जाए, अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो पीछे के साइड में एक छाया बनने लगती है। ये गलत तरह से बना हुआ है, हमने आपको सही तरह से बताए हैं। वो क्या होता है कि जैसे मैंने भी एक ट्यूब बनाया, इसमें परफोरेटेड प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पर एक क्रॉस रख दिया गया था और जे थॉमसन ने इसका प्रयोग किया था पूरी तरह से, और यहाँ पर एक छाया दिखाई देती है इस जगह पर। इसका मतलब होता है कि ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। सेकंड बात करें
कि ये ऋण आवेशित होता है, यानी कि इसके मार्ग में यदि हम क्या रख दें, कोई इलेक्ट्रोड रख दें यानी विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो ये जो किरण है वो किसकी तरफ गति करती है, किसकी तरफ झुकने लगती है किरण, धन प्लेट की ओर झुकती है। तो धन प्लेट की ओर झुकने का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं ये ऋण आवेशित कण है जो इस तरफ जाती है, तो ये प्लस और ये माइनस है, तो ये किरण इस तरफ मुड़ जाती है, तो यानी कि ये ऋण आवेशित किरण है। थोड़ी हल्की फुल्की ले लो, ज़्यादा एकदम रिवीजन का मतलब भी होता है कि फास्ट हम ट्रैक में हम उस चीज़ को कवर कर दें। चलिए, कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। कैथोड किरणें जो होता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र से ले जाया जाए, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए, तो वो अपनी दिशा चेंज कर लेती है। दूसरी बात है कि पैडल, हल्के पैडल से होकर गुजारा जाए तो उस पैडल को घुमाने लग जाता है ये कैथोड किरणें, मतलब ये द्रव्य कणों से बना होता है। फिर बात आता है कि जब इनको किसी धातु के सरफेस पर जब टकराया जाता है इस किरण को, तो यहाँ पर गर्मी पैदा होती है। यहाँ तक कि अगर वो धातु की पन्नी जो है क्या पतली है और उस पर जब टकराती हैं किरणें, तो हो सकता है कि उस जगह पे इतनी स्ट्रोक पड़े कि वो गर्म भी हो जाए। सो इस तरह से होता क्या है कि वो धातु की पन्नी गर्म हो जाती, हीटिंग पैदा करती, हो सकता है लाइट भी पैदा करे, इतनी गर्मी पैदा हो जाती है। लेकिन वो धातु की पन्नी पतली हो और हैवी मेटल का बना हो, तभी जाकर के उस इलेक्ट्रॉन के जो स्ट्रोक है या कणों का स्ट्रोक है उसको सह पाएगा। चलें, इससे ये सिद्ध हुआ कि वो किससे बना होता है, कणों से बना होता है। फिर एक बात आता है कि एक्सरे की बात आती है कि अगर कैथोड किरण को अगर जलते हुए फिलामेंट पर लाइट पर अगर टकराया जाए तो वो एक रेस पैदा करती है, वो है एक्सरे, यानी कि एक सेकेंडरी इफेक्ट पैदा होता है, द्वितीयक प्रभाव कहा जाता है इसको। तो एक्सरे पैदा होती है, तो इसको अपने डिटेल में पढ़ा है ज़रूर। अब चलते हैं थोड़े आगे, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से भेदन क्षमता पतली धातु की प्लेट को, एल्युमिनियम की प्लेट को, एल्युमिनियम की चादर को ये भेद सकती हैं। इसी तरह से देखें कि ये जिंक सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड पर जब ये प्रवाहित होती है तो वो एक तरह का ग्लो पैदा करता है, एक तरह का चमक पैदा करता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने की टीवी थी जिसमें कांच लगी होती थी, मोटी मोटी कांच, और इस तरह का राउंड ग्लास लगा होता था, इसको कहा जाता है, इस तरह के पिक्चर ट्यूब हुआ करते थे, आपने देखे हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर जो पाउडर लगा होता है वो पाउडर है ये जिंक सल्फाइड का पाउडर होता है, जिंक सल्फाइड का पाउडर होता है। इस पर यहाँ से आती थी कैथोड किरणें और जैसे जहाँ जहाँ पे टकराती हैं वहाँ पर लाइट पैदा करती हैं। तो इस सिद्धांत पर यह काम करता था। और वहाँ पर अगर आप पीछे आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉइल लगे रहते थे, आपने देखा होगा। और इस पे अगर आपने ठीक से अंदर देखा होगा तो कई ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगे रहते थे अंदर में इस जगह पर। तो वो इस टाइप से काम करता है, मतलब इलेक्ट्रोड की सहायता से जो लाइट है उसको कहाँ पे भेजा जाए, कैथोड रेस को, वो यहाँ पे निर्धारित होती है। और चुंबक जो लगा हुआ था यानी मैग्नेट लगा हुआ, कॉइल लगा हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हम इस लाइट को ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं कहीं पर भी हम भेज सकते हैं। यानी कि एक तरह से जो कैथोड किरणें हैं उसका प्रोजेक्शन किया जाता था उसमें, तो इससे वो डॉट्स बनते थे और उस डॉट की वजह से वो पिक्चर दिखाई देती थी। आपका ज़माना अलग है। उस टीवी का कभी फोटो खींच के देखे होगे तो पता चलता आधा पिक्चर दिखती है, आधा नहीं दिखती है। आपने कैमरे से कभी खींचा होगा उस टीवी में, तो सिर्फ यही एक रीज़न रहा है इसका। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये कैथोड किरणों के गुण रहे और इस आधार पर यह पता चला कैथोड किरणें जो होती हैं एक प्रकार का कण होता है जिससे बना होता है, जिसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। और उस इलेक्ट्रॉन कण कहा गया। आपको बता दूं कि वो कण जो है इसकी खोज तो कर दिया था जे थॉमसन ने क्रुक्स ट्यूब की सहायता से या वैक्यूम क्या बोलते हैं नली की सहायता से, लेकिन इसका नामकरण दिया था स्टोनी ने। किसने नामकरण करा था? स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन का नामकरण करने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्टोनी। स्टोनी ने नामकरण किया था। इलेक्ट्रॉन शब्द जो दिया था स्टोनी ने दिया था, ध्यान रखिएगा।
एक प्रयोग जो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का E/m का 1897 में। हो सकता है अलग बुक में ये डेट जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया जा सकता है, अलग हो सकता है, इस पे आप बिल्कुल बहस ना करें। जो आपकी बुक ने कहा है वही आप माने, इसमें मैं कोई बहस नहीं करता हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, जो आपकी बुक में लिखा होगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, 2-3 बुक हम लोग रेफ़र करते हैं ना, तो इसीलिए कभी कभार हमको लगता है कि 3-4 बुक ने ये डेट दिया है तो इस डेट को हम ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि डेट के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि अधिकांश बुक में अपनी अपनी तरह से कभी कभार चेंज हो जाता है। कुछ लोग जिस दिन उन्होंने शो किया था उस थ्योरी को, उस दिन को डेट मान लेते हैं। कुछ लोग उसके डेट ऑफ बर्थ को शो मान लेते हैं, कुछ लोग उसके नोबेल प्राइज़ मिला है तो उस दिन को मान लेते हैं, जिस दिन उसको पेटेंट मिला था उसको मान लेते हैं। तो अलग अलग जो राइटर होते हैं उनका अलग अलग थिंकिंग होने की वजह से वो अलग अलग डेट भी आ जाता है कभी कभी, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आपको इस मामले में। चलें, इसका प्रयोग कुछ ऐसा था, उसको देखेंगे कि एक कैथोड ट्यूब है। मैं ऐसे ही बना देता हूँ आपके समझाने के लिए, हल्का फुल्का, टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। इस तरह का क्या बना हुआ है, यहाँ पर कैथोड होता है, निगेटिव प्लेट, और यहाँ पर एक डिस्क लगी होती है जिसमें छोटा सा छिद्र होता है, वो प्लस एनोड होता है। जब ये किरणें आगे की ओर बढ़ती हैं तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे टकराती हैं उस जगह पर एक क्या पड़ता है, लाइट पैदा होता है, यानी एक चमक पैदा होती है। पॉइंट्स अगर ये सामने से ऐसा दिख रहा है तो एक लाइट जैसी दिखाई देती है। चलें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको इसी तरह के दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या होता है ज़रा समझेंगे। एक यहाँ पर 2 प्लेट लगी होंगी, प्लस और माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जब गुजारते हैं कैथोड किरणों को तो वो धन प्लेट की ओर झुक जाती हैं। इसी तरह से ऐसे प्लेट लगा हुआ है ना, धन और ऋण, ये धन है ये ऋण है, वैसे ही इसी के परपेंडिकुलर 90 एंगल पर यहाँ पर N और S लगा होता है, यानी 2 चुंबक लगे होते हैं। एक चुंबक लगा होता है, एक हिस्सा नेगेटिव, एक हिस्सा नॉर्थ पोल और एक हिस्सा साउथ पोल होता है, ऐसे लगा होता है। सो इनको यहाँ पर मैं ऐसे दिखा देता हूँ, मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ। ये एक मैग्नेट का हिस्सा दिखा जा रहा है, लेकिन ये मैग्नेट जो है नॉर्मल मैग्नेट नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है ना। मैं इसमें तार लगा करके ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेट है, तो NS होता है। अब दोनों के बारे में बता दें कि एक जो है मैग्नेटिक फील्ड है, यदि इसको इस तरफ ले जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरफ खींच रही है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हो सकता है कि वो नीचे की ओर जा रही है किरण इस तरफ, और ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएं तो ये इस तरफ जा रही है। तो दोनों को इतना लगाया जाता है कि वो इसी बिंदु पर ही रहे। समझ रहे हैं ना, इस तरफ जाए ना इस तरफ जाए, इसी बिंदु पर है। यानी कि दोनों फील्ड लगाया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र भी लगाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों लगाया जाता है। और इतना लगाया जाता है कि वो किसी भी तरह से किसी भी दिशा में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, तो दोनों ही बढ़ा करके रखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा कितनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो वो दोनों को ही, दोनों की इंटेंसिटी को देख करके, यानी कि उसकी तीव्रता को देखते हुए, दोनों की वैल्यू निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना की जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर जो बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता के बेस पर हमें उसका चार्ज मिल जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता के बेस पर हमें क्या मिल जाता है, उसका मास मिल जाता है। तो ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दोनों का अनुपात जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का E/m होता है, क्योंकि जो कैथोड रेज होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का E/m उस समय कैलकुलेट कर लिया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का इस तरह से E/m कैलकुलेट कर लिया गया, और ये जो है किनके द्वारा हुआ, जे थॉमसन के द्वारा। और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का E/m की वैल्यू जो हमें मिली वो था 1.76 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। 1.76 इंटू 10⁻⁻8 कूलम पर ग्राम ये प्राप्त हुआ।
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं प्राप्त हुआ था, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास भी नहीं पता चला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का एक अनुपात मिला, दोनों का मिला जुला रूप मिला हमें, यानी दोनों का अनुपात मिला। अगर दोनों में से किसी एक चीज की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन का मास का या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, तो हम एक का मिलने पर दूसरे का मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का E/m मिला हमें, इलेक्ट्रॉन का E/m मान मिला, जो कि ये है E/m मिला। ठीक है, तो ये वैल्यू है। सिर्फ अगर ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें मिल गई है E/m। इसका वैल्यू कितना मिला जो दिख रहा है, E/m की वैल्यू मिल गया है, ये पता चल गया तो हम इसके बेस पर ये पता लगा सकते हैं, या ये पता चल गया तो ये पता लगा सकते हैं। तो आगे का जो प्रयोग था वो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता लगाना, वो था मिलिकॉन ने इस प्रयोग को किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किस साइंटिस्ट ने किया था? मिलिकॉन ने किया था, मिलिकॉन, A.R. मिलिकॉन ने किया था इस प्रयोग को। ठीक है, किसने किया था? A.R. मिलिकॉन ने किया था। और इसने क्या किया वो जरा समझेंगे। और इसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाया था, ये 1 पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा ना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्राप्त किया। ये प्राप्त होने के बाद उसमें वैल्यू पुट किया गया, या फिर इस तरह से भी ये वैल्यू ज्ञात किया गया। अब देखो कूलम में वैल्यू हमारे पास ये मिला 1 पॉइंट, ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। और इसी के बेस पर इसका आवेश जो प्राप्त हुआ ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस आवेश के बेस पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके मास का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि तो वो दोनों वैल्यू हम पुट करके इसका मास पता लगा सकते हैं। तो ये मास भी हमने इसका पता लगा, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ये मिला हमें। और अगर ग्राम में अगर पता लगाएं तो कितना हो, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। तो ये उस टाइम का एक प्रयोग था जिसको मैंने थोड़े से शॉर्ट में लिया है, और ये ज़रूरी था थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो इस चैप्टर का बहुत ज़रूरी है। ये आपने पढ़ा है, सारे बच्चों को ये याद है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो शब्द है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातों को हम आगे लेके चलें। परमाणु क्रमांक जो होता है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है और वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। और परमाणु भार जो होता है, किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो चलिए आगे चलें। अब हमारे पास कुछ शब्द हैं जैसे कि आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि दो या दो से अधिक ऐसे एलिमेंट जो एक्चुअली समान एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनके परमाणु भार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो ऐसा तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु उनके परमाणु भार अलग होते हैं, मतलब वो समान तत्व होते हैं। तो हमने डेफिनेशन में भी लिखा है, किसी तत्व के कुछ परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है जिसके कारण उनके परमाणु भारों में भी अंतर होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। परमाणु के लिए इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिया है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, सबका परमाणु क्रमांक एक जैसे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, आपने पढ़ा होगा, पूरा चीज़ याद आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब चलते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन या प्रोटियम, इसका हमने पूरे डिटेल्स के बारे में बातचीत हो गई है। तो क्या परमाणु क्रमांक सबका समान है? Z वैल्यू। परमाणु मास इसका 1 है, इसका 2 होगा, उसका 3 है। प्रोटॉनों की संख्या सब में बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में 1 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते हैं, जबकि इसमें 1 और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये समस्थानिक होते हैं। ठीक है। समभारिक, ऐसे 2 एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग है, परमाणु क्रमांक तो अलग है, लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। जैसे मैं यहां पर दिखाता हूं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, सबका एटॉमिक मास 40 40 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है
आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो ये अलग अलग है। चलिए अब एक सवाल आता है सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने का मतलब होता है कि a माइनस जेड की वैल्यू समान होना, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड करती है, a माइनस जेड से। तो यहाँ पर होगा 30 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हुआ 16। इसी तरह से यहाँ पे 31 माइनस 15 बराबर कितना हुआ 16। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे पास है इसमें 16, इसमें भी 16 और इसमें कितना हुआ 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो ये सभी क्या है, आइसोटोन्स कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी। इसको भी कर सकते हो कैलकुलेट। ये तीनों आइसोटोन्स है एक दूसरे के। ये दूसरा एग्जाम्पल बोरॉन 511 कार्बन 612, ये दोनों ही आइसोटोन्स है। सम इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु और आयन्स, एक ही परमाणु होगा बाकी सब आयन होंगे। तो आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु क्रमांक अलग, परमाणु भार अलग होते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे एलिमेंट्स को या आयनों को एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलें कुछ एक एग्जांपल देखें। जैसे मैं 3 को ले लेता हूं, O-2, F- और Na+। इनमें इनका Z वैल्यू, Z मतलब होता है परमाणु क्रमांक, इसका कितना है 8, इसका 9 और इसका 11। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर होगी 10, 2 बढ़ गया, यहाँ पर 1 बढ़ा है 10 और यहाँ पर 1 कम हो गया 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो आपको पूरी बातें याद आ रही होंगी बेटा धीरे धीरे करके। तो चलो कुछ चीज़ों को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। आप रिवीजन करो, मेरे रिवीजन कराने से नहीं, आप रिवीजन करो। कुछ एक बच्चों ने मुझे एक मैसेज किया था कि सर शॉर्ट रिवीजन कराएं, या कुछ कमेंट्स में भी आता है ये बातें। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के शॉर्ट रिवीजन मेरे से कराओगे तो मेन क्लासेस खराब होता है। तो मैंने चलो एक कुछ बच्चों को भी खुश करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये रिवीजन लिया है। तो आप समझ सकते हो कि रिवीजन में टाइम बहुत जाता है और हम उन्हीं चीज़ों को आपको कराते हैं। तो एक बार कॉपी में करेंगे ना तो बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। कल तो हमें आगे बढ़ना है और इस चैप्टर का फाइनल करना है, आप समझते होंगे। तो चलें, इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो, मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। तो ये सब आप बना सकते हो, इसको मैं यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये एक पोर्शन कंप्लीट होता है। देखिए एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के बारे में पता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होंगे परमाणु में। न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी उस टाइम तक ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में यह मॉडल दिया। उसने कहा कि परमाणु जो होता है वो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो साथ में तो वो लड्डू के समान स्ट्रक्चर, जैसे कि जे थॉमसन ने कहा था कि लड्डू मॉडल दिया, प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल कहा जाता है, जिसको वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। तो इस तरह का मॉडल दिया। तो वो मॉडल सही है कि नहीं है, इस बात के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई कि उस टाइम रेडियो एक्टिविटी की खोज हो चुकी थी और रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा किरणों का भी खोज कर लिया था। तो जिसमें से अल्फा जो किरण था, अल्फा पार्टिकल था, उसके बारे में उस समय जानकारी था कि हीलियम के न्यूक्लियस के समान उनके पार्टिकल होते हैं अल्फा किरणों का, और वो काफ़ी भारी कण होते हैं। लेकिन यदि किसी परमाणु को, जो भारी परमाणु है जिसका न्यूक्लियस काफ़ी हैवी है, बड़ा है, अगर उनसे होकर गुजारा जाए इन अल्फा कणों को, तो क्या वो अल्फा कण बाउंस हो जाएगा, पीछे छिटक जाएगा, या वो अल्फा कण पार हो जाएगा। अगर पार हो जाता है तो हो सकता है परमाणु में काफ़ी खाली स्थान होंगे, और अगर वो बाउंस हो जाता है पूरी तरह से तो इसका मतलब है, या फिर बराबर रूप से इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाए, तो हो सकता है कि वो, तो इन 3 बातों के आधार पर उन्होंने जवाब देना की कोशिश किया। मतलब एक तरह से अगर सोचें तो उन्होंने देखना चाहा कि हो क्या रहा है इसमें। तो पहले तो प्रयोग किया उसने, और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने जवाब देना शुरू किया कि परमाणु होता कैसे। गोलाकार है ये ठीक है, पर गोलाकार कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है आपस में गुथे हुए हैं लड्डू के समान, की और कैसे। तो उसने कुछ एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में एक ज़रूरी बातें देखें। तो उन्होंने क्या देखा, एक प्रयोग किया, उसका प्रयोग का सिस्टम क्या था, एक्सपेरिमेंट का क्या सिस्टम था। एक गोल्ड का फाइल लिया, बहुत पतला फाइल लिया गोल्ड का, जिसकी मोटाई जो थी 100 नैनोमीटर के मोटाई में था।
छोटी सी फिल्म, पतली सी फिल्म लिया। फिर लेड के बॉक्स में उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और वहाँ से निकलती है अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणों को ही आगे बढ़ाया उन्होंने, पूरे रेडियो एक्टिव किरणों को आगे नहीं बढ़ाया। उसमें से 2 किरणें और होता है ना, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा और गामा किरणों को उन्होंने अलग कर दिया और सिर्फ अल्फा कणों का यूज़ किया। जब इसमें से जब गुजारा गोल्ड के फाइल से, यानी स्वर्ण पत्रिका से गुजारा, और उनको इस तरह से बनाया गया कि उसके चारों ओर एक फोटोग्राफिक प्लेट को रख दिया गया। ये गोल्ड फाइल है और उसके चारों ओर क्या रख दिया गया, गोल्ड फाइल को रख दिया गया। कुछ टाइम के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं फोटोग्राफी जब करते हैं तो हमने शटर को कुछ टाइम के लिए खोलते हैं, वैसे ही उस अल्फा किरण को उस गोल्ड फाइल से गुजारा क्षणिक टाइम के लिए। तो इसमें से काफ़ी मात्रा में जो अल्फा किरणें हैं आगे बढ़ीं और अलग अलग जगहों पर इसमें पॉइंट्स दिए, मतलब एक इस तरह का दिखाई देने लगा कि आगे चलते हैं इस तरह से। इस प्रयोग को देखें, किरण आगे बढ़ा और ये है हमारा फोटोग्राफिक प्लेट। तो उन्होंने देखा कि इस तरफ काफ़ी मात्रा में लाइट्स दिखाई दे रहे हैं, बिंदुएं दिखाई दे रही हैं, यानी वो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इन जगहों पर थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, इन जगहों पर बहुत थोड़े दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से। इस जगह पर तो बिल्कुल लगभग 20,000 कणों में से केवल एक ही वापस नज़र आ रही है। उन्होंने ये देखा, तो अधिकांश किरणें आगे निकल गईं, ये देखा। तो इसको हम कुछ इस तरह से देखते हैं, इस फिगर के समान इस फिगर से देखते हैं। उन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें सीधे निकल गईं। इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा जो है खाली होता है। इस तरह से कुछ किरणें जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गईं, इस तरह से। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु में बीच में कोई ऐसा भाग है, ऐसा पार्ट है जो धनावेशित है और वो काफ़ी उसमें वेट है, भार है। फिर उसके बाद और कुछ एक देखा कि एक कण, लगभग 20,000 कणों में से केवल एक कण वापस आती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, परमाणु के साइज़ की तुलना में ये बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पर हमने जब फिगर बनाया तो अगर वो इतनी साइज़ का भी होगा उसका न्यूक्लियस, तो एटम जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। हमने कैलकुलेट करके देखा है जिस तरह से इन्होंने बताया उसके आधार पर कि 1 सेंटीमीटर अगर हमारा क्या हो, 1 सेंटीमीटर का व्यास में अगर वो उसका न्यूक्लियस का साइज हो तो 1 किलोमीटर दूरी तक वो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस परमाणु में। तो परमाणु का साइज कितना होगा, 1-1 किलोमीटर के साइज का, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस, यानी कि जो आप कंचे खेलते हो उतनी बड़ी अगर कोई न्यूक्लियस है, तो अगर हम अभी इस साइज में हम बात करें, जिस साइज में हम लोग एक दूसरे की तुलना करते हैं, तो 1 किलोमीटर के साइज का उसका परमाणु का साइज होगा। तो ये बातें उस जगह पे देखने को मिला। आपको रिकॉर्डिंग में बताया भी था मैंने जी। इसके कुछ सीमाओं के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी क्या लिमिटेशन, इसका क्या डिफेक्ट है। तो आगे जाकर के ये प्रयोग हुआ और रदरफोर्ड का जो दोष है, परमाणु मॉडल का दोष पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनको थोड़ी सी तैयारी करके आप ज़रूर जाइएगा ताकि आपको कुछ जवाब मिले। जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन तो अक्सर रहता है कि परमाणु मॉडल का दोष बता दीजिए। तो इसका दोष जो है या डिफेक्ट जो है वो ये है कि रदरफोर्ड ने बिल्कुल सही कहे थे कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमती है। लेकिन प्लांक का क्वांटम थ्योरी, मैक्स क्लार्क का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें के बेस पर जब कैलकुलेशन हुआ तो ये पता चला कि अगर कोई चार्ज युक्त इलेक्ट्रॉन, चार्ज युक्त कण किसी अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल से घूम रही हो, ये नेगेटिव पार्टिकल है, तो ये अगर घूम रही हो तो वो क्या करेगा, धीरे 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 उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और अंत में वो नाभिक पे गिर जाएगा। तो इसका जो लाइफ है इस तरह घूमने की, जैसा कि किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, तो कैलकुलेशन ये कहता है कि इसका जो टाइमिंग है 10⁻⁻8 सेकंड के टाइम तक ही ये घूम सकती है, अन्यथा वो लास्ट में गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल जब घूमती है, इस तरह से ऑसिलेट होती है, तो इस तरह से जब घूमती है तो उस टाइम पर उससे कुछ रेज निकलते हैं, यानी कि इसकी एनर्जी कम होती जाती है, कुछ विकिरण निकलती है इसके घूमने से, तो इससे
एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वो एनर्जी जो कम होती जा रही है, एनर्जी जो कम होती जा रही है, उसी के साथ साथ क्या बनने लगती है, विकिरण बनने लगती है, रेज बनने लगती है, जिससे इसके एनर्जी कम होते जाएगा। एनर्जी कम हो गया तो नाभिक में गिर जाएगा। बेटा एक प्रयोग तो जानते हो ना, रबर में एक पत्थर बांध लो और उसको तेजी से जब घुमाओगे तो एनर्जी दे रहे होते हो, तो एनर्जी देते हो तो ये इस हाथ से वो पत्थर थोड़ी दूर पर चला जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी दे तो दूर चला जाएगा और स्पीड से घूमने लगेगा। लेकिन जब आप एनर्जी देना बंद करते हो, उसको घुमाना बंद करते हो, तो वो जो पत्थर है वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आती है। तो क्या हुआ, अब बंद कर दिए एनर्जी देना, बस स्थिर रख दिए, तो घूमते तो रहेगी, लेकिन अंत में क्या होगा, वो आपके नज़दीक आ जाएगा। यही बात यहाँ इन दोनों के बीच में है, रबर जैसा। ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित कर सकती है और अंततः वो गिर जाएगा। घूम रही है तब तक तो दूर है, जब तक उसके पास एनर्जी तब तक दूर है, लेकिन एनर्जी जैसे जैसे घूमेगी कम होते जाएगा और वो नाभिक में गिर जाएगा। ये बात इसमें था। नॉर्मल ये सोचना बहुत आसान था, जैसे रदरफोर्ड ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह से एक लड्डू बन जाता है। लड्डू जैसे संरचना बनाना, समझाना बहुत आसान था, लेकिन अगर वो प्रयोग जो था रदरफोर्ड का, ये बताता है कि परमाणु ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता कि सारे जो परमाणु हैं वो क्या करता, इसके ऊपर जो अल्फा कण जा रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस कर देता, क्योंकि वो दीवार की तरह काम करता। कौन, वो गोल्ड का फाइल। लेकिन गोल्ड का फाइल दीवारों की तरह काम नहीं कर रहा है, वो बाउंस कर दे रहा है, बाउंस करता है। लेकिन वैसा नहीं हुआ, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर देता उस किरणों को, जबकि रिफ्लेक्ट नहीं किया, वो पार कर आ गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि काफ़ी स्थान खाली होता है। और इसकी बारे में बात चल रही है कि इस तरह का परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। ये बात इन्होंने साबित नहीं कर पाया कि ऐसे क्यों घूम रहा है। आगे जाकर के बोर का परमाणु मॉडल आया और बोर के परमाणु मॉडल ने यह बात साबित किया कि ये इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे क्यों घूमती है, क्योंकि एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट आया, क्वांटम थ्योरी आ गई थी उस समय में। तो ये सब के आने की वजह से वो साइंस साबित हो पाया। तो आपने सब पढ़े होंगे और सबको एक बार रिवीजन कर लो, कल तक के लिए पूरी बुक रिवीजन कर लो। फिर एक दिन हम बुक भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, और काफ़ी चीज़ें हैं जो और भी करना है। लेकिन जितना हुआ है उसके बेस पर आप अच्छे मार्क्स अभी ला सकते हो। अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाना आपको है भी, और आपके आगे की जो तैयारी है, आपकी जो समझ है, वो बेहतर बनाना है हमें। सो बेटा आप सब तैयार रहिए आगे की पढ़ाई। श्रोडिंगर इक्वेशन तो मैं बता दूंगा, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा दूंगा, मैं समझा दूंगा, लेकिन एक्चुअली ये आपके रियल में कोर्स में नहीं होता है। 11th के कोर्स में इक्वेशन को क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को हम डेराइव करने का भी नहीं होता हमारे कोर्स में। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आएगा एक्चुअली, ठीक है। हाँ जी, एमसीक्यूज पे भी बात करेंगे। ओके, तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।